हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेज। होप सो आपने Q7 अटेम्प्ट किया होगा और ये Q7 का सॉल्यूशन है। आओ इस सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। होपफुली तुम्हें तो क्यूज को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये क्यूज आने वाले टेस्ट में तुम्हें क्या देगा, फायदे देंगे, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट भी करो, इनके अगर नहीं जिससे हो रहा है तो उनकी सॉल्यूशन भी देख सकते हो। और पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखा है ए नोट, ठीक है। बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। सुनना यहां से, थर्ड ऑर्बिट कहने का मतलब है एन की वैल्यू यहां क्या हो चुका है हमारा 3। एन की वैल्यू क्या हो चुकी है 3। और तुम पढ़े होगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोहर रेडियस के बीच एक रिलेशन होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन पे ही क्वेश्चन है कि अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा है तो ये रिलेशन पढ़े होगे 2 पाई ए नोट इंटू एन। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को, और हमें किसके लिए पूछ रखा है, थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए। तो एन की वैल्यू यहां पुट क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ बात किसकी कर रखा है, थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए बात कर रखा है। तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 पाई ए नोट। जो करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये डायरेक्ट रिलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोहर रेडियस के बीच में। हमने ये रिलेशन क्लास में पढ़ाया जाता है, इस रिलेशन को जाके कॉपी में देखो, ये रिलेशन होगा। पहला क्वेश्चन तो यही था। आओ सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। द बोला है द ग्रीन बल्ब, एक ग्रीन बल्ब है और दूसरा हमारा क्या है, रेड बल्ब है, ठीक है। आर इमिटिंग द रेडिएशन विथ इक्वल पावर, दोनों का पावर क्या दे रखा है, इक्वल। द करेक्ट रिलेशन बताना है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। पर सेकेंड बोला है, जैसी बोला तो पावर का वैल्यू, जो पावर की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। अगर पर सेकेंड की बात कर दिया है तो जो पावर होगा वही एनर्जी होगा। तो हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, दोनों का एनर्जी भी सेम हो चुका है। तो अगर ग्रीन के लिए मैं ये बात कर रहा हूं एच सी बाई लेमडा, ये किसके लिए हम लोग बात कर रहा हूं, ग्रीन बल्ब के लिए, ठीक है। और इस तरफ एनर्जी भी क्या है, एच सी बाई लेमडा, वो किसके लिए है, रेड बल्ब के लिए। ये ग्रीन के लिए ले रहा हूं मैं। और इन फोटॉन्स, एच सी बाई लेमडा एक फोटोन के लिए होता है। टोटल्स के लिए क्या लोगे, एन ग्रीन एच सी बाई लेमडा ग्रीन, क्योंकि पावर क्या बोल रखा है, एक सेकंड में, तो जो पावर की वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी होगा। पावर, एनर्जी क्या होता है, पावर पर यूनिट टाइम, तो टाइम ही 1 सेकंड दे रखा है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर। तो यहां से सुन लेना, एनर्जी को मैं इक्वल कर दे रहा हूं अब, रेड एच सी बाई लेमडा क्या हो चुका हमारा, रेड। सुनना यहां से, ये क्या है, एच सी और एच सी हमारा क्या है, कॉमन वैल्यू है। एच सी और एच सी मतलब तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहां से वैल्यू क्या आ गया, लेमडा रेड इक्वल टू लेमडा ग्रीन, और यहां से एन रेड इक्वल टू एन ग्रीन। इसी में रिलेशन पूछा है। अब एक चीज तुम्हें पढ़ाया गया होगा क्लास में कि विजुअल रीजन का तुम्हें याद होना चाहिए था, वैल्यू याद होनी चाहिए था कि रेड के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होती है और ग्रीन के लिए लेमडा की वैल्यू क्या होती है। तो यहां अगर बात किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है 7520, एक मिनट, लेमडा रेड, हाँ सही है, लेमडा रेड और ग्रीन। हाँ, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या होनी चाहिए, याद। अगर लेमडा की वैल्यू नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो बोला जाता है कि विजिबल रीजन के लेमडा की वैल्यू तो याद होनी चाहिए हर कलर का। जैसे लेमडा रेड के लिए बात कर रखा है तो हमें रिलेशन किसके बीच बोला है, एन जी वर्सेज आर का ग्राफ, एन जी और वर्सेज आर। तो इसको मैं रिवर्स कर दे रहा हूं, अगर ये रिवर्स कर रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से मैं इस तरफ लिख रहा हूं, देख लेना, जो एन जी वर्सेज आर का लिख रखा है।
इस तरफ से मैं ऐसे लिख रहा हूं Ng बाई Nr, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा लेमडा ग्रीन वर्सेस लेमडा रेड। यही मैंने केवल रिवर्स कर दिया है। अब सुनना है यहां से, क्योंकि ग्रीन बल्ब वर्सेज रेड बल्ब की बात कर रखा था, तो मैं यहां से रेड वर्सेज ग्रीन आ रहा था, इसलिए मैं ग्रीन बाय रेड कर रखा है। अब यहां से ग्रीन का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 520 नैनोमीटर, और इसकी वैल्यू जो होती है रेड वाले का वो होता है 700 नैनोमीटर। अगर वो भी नहीं याद हो ना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए कि रेड तो क्या होता है सबसे एंड में होता है विविग्योर का, तो उसका वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होगा, तो इसमें वैल्यू तो कम ही आनी थी। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते थे कि Ng क्या होगा लेस देन होगा Nr से। ये रिजल्ट हमारा आता, ये रिजल्ट हमारा आता। बी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रीन वाले अगर याद भी नहीं होता तब भी हो जाता, पर इसकी वैल्यू क्या होती है 520 नैनो, तुम्हें याद भी होना चाहिए। एक्चुअल इन जो विजुअल रीजन में लाई करते हैं उनके उनके कम से कम वेवलेंथ तो याद होने चाहिए। ना भी याद हो तो ग्रीन का क्या होता है रेड से कम होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 से कम ही आएगी, तो Ng क्या आएगा लेस देन Nr। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका बी जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नंबर का रेशियो दे रखा है 2:3। यही वेव नंबर है, वेव नंबर का रेशियो हमें दे रखा है, ये वेव नंबर का रेशियो दे रखा है 2/3। द एनर्जी पर क्वांटा विल बी इन द रेशियो पूछ रखा है कि एनर्जी का रेशियो क्या होगा। जब वेव नंबर का रेशियो दे रखा है तो हमें बता दो एनर्जी का रेशियो क्या होगा। पहली बात, एनर्जी तुम क्या जानते हो Sc बाई लेमडा, Sc बाई लेमडा, और सबसे अच्छी बात कि 1/λ बराबर क्या होता है हमारा वेव नंबर होता है, ये रिजल्ट जानते हो। तो एनर्जी क्या हो गया हमारा Hc, और ये हमारा वेव नंबर। अब एक तो H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी वेव नंबर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रहा है समझ में। तो जो वेव नंबर का रेशियो होगा एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो एनर्जी का जो वेव नंबर का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा एनर्जी का रेशियो होगा, और वेव नंबर का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, तो एनर्जी का भी रेशियो हमारा क्या होगा 2:3। ये थोड़ी सी थ्योरी पे था, थोड़ा सा चेंज था, पता करना था कि क्या रिलेशन होता है। अगर एनर्जी और वेव नंबर में रिलेशन पता चल जाता तो हमें रेशियो निकल के आ जाता, और ये यहां से हमें क्या पता चल चुका रेशियो पता चल चुका। 2:3 इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। When the kinetic energy of electron increase in 9 times, हाँ सही है, ये 9 times increase कर रहा है। The wavelength of de Broglie associated with it would be, मान लिए सुनो यहां से, अब क्वेश्चंस को देखो कैसे बोल रखा है। 9 टाइम्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 9 टाइम्स हो जाए तब वेवलेंथ क्या हो जाएगा। शुरू में मैंने मान लिया कि उसका वेवलेंथ क्या है, इनिशियल जो है वो मैंने वेवलेंथ मान लिया कि λ1 है। जब मैंने 9 टाइम्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है ना, फाइनल वेवलेंथ की अगर बात कर दिया जाए तो ये कितना हो चुका है λ2 हो चुका है। शुरू में ही इनिशियल वेवलेंथ λ1 था, अब कितना हो चुका है λ2 हो चुका है। पूछा है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हो, λ बराबर H/2m काइनेटिक एनर्जी। ये शुरू में था स्टार्टिंग में, ये क्या था स्टार्टिंग में λ1/λ2, और ये लास्ट में कितना हो गया यहां से 2m काइनेटिक एनर्जी 2।
ठीक है, अब ये क्या है, 2m तो हमारा कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट और h भी कांस्टेंट, बचेगा क्या, तो यहां से आ जाओ, लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2, काइनेटिक एनर्जी 2, और ये हमारा क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी 1। यही बचा इसमें, इनकी रेशियो यही बचा कि शुरू में वेवलेंथ था तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी था इसका, हाँ शुरू में वेवलेंथ था तो काइनेटिक एनर्जी यही था, वेवलेंथ के टर्म में रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है। अब सुनना यहां से, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 तो दे रखा है और यहां से काइनेटिक एनर्जी हमें ये पता चल चुका। अब यहां से उसने बोला है कि 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां से सुनो, ये जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो क्या है, 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 है, यही है, यही स्टेटमेंट में बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वही हमारा क्या है, 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 है। तब यहां क्या वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू पुट कर दूं, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 क्या आ गया हमारा यहां से कि 9 काइनेटिक एनर्जी 1 और यहां से काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 1 तो काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो चुका, तो यहां से वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 9 का स्क्वायर रूट है, तो लेमडा, यहां आ जाओ, यहां देख लो, यहां देख लो, लेमडा 1 बाई लेमडा 2, यहां से कितना आ चुका हमारा 3, पूछा है कि लेमडा 2 कब होगा, तो लेमडा 2 क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ लेमडा 1 हो जाएगा। यही रिलेशन आए क्या कि जब फाइनल वेवलेंथ लेमडा 2 हुआ तब बताओ क्या रेशियो हो जाएगा वेवलेंथ का, तो आ रहा है समझ में, तो जो स्टार्टिंग में वेवलेंथ था उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जो आंसर है ये हमारा, ये जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। शुरू में बोला कि ये काइनेटिक एनर्जी है, बोला कि 9 टाइम्स जब इंक्रीज कर दिया है काइनेटिक एनर्जी को तब बताओ वेवलेंथ क्या है। बस दोनों को ऐसे क्वेश्चन को तो रेशियो लेके चल लो, इसका शुरू में काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी, बस यहाँ रिलेशन जो दे रखा था उस रिलेशन को मैंने लगाया है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट था, मैंने यहां रखा काइनेटिक एनर्जी और 1 तो कैंसिल हो चुका, बचा क्या, √9, और √9 की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो 3 यहां से हम लेमडा 2 क्या निकल जाएगा, जो फाइनल निकालना था वो क्या होगा हमारा, जो स्टार्टिंग वेवलेंथ था उसका क्या होगा, 1/3 होगा। आओ नेक्स्ट चलते हैं, ये सिमिलर क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसी पर ये आधारित है। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस बार उसने ए नोट यूज नहीं किया, सीधी सी बात है, बोहर रेडियस ए नोट तो 0.529 होता है ना, एन स्क्वायर बाई जेड, ये बोलते हो ना तुम, ए नोट तो ये है 0.529, तो ए नोट की वैल्यू तो ये वैल्यू पुट करते हो। अब ए नोट के टर्म में पूछ रखा था तो वो आंसर हो गया, अब इसने पूछ रखा है कि नहीं ए नोट की वैल्यू जो है वो 0.529 है, हमें अब उसने बताया नहीं, हमें खुद ही पता होना चाहिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो हम ठीक है ये होता है 2 पाई ए नोट एन। अब इसकी पहली बात एन की वैल्यू पता होना चाहिए, पर यहां एक बात सुनो कि 2 पाई ए नोट कितना होगा 0.529, और एन किसके लिए बोल रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट के लिए पूछ रखा है, तो एन की वैल्यू भी हमारी क्या है 1, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम। आ गया समझ में, बी इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट रिलेशन था डी ब्रॉगली और बोहर रेडियस के बीच का रिलेशन जो है वही बता रखा है कि डी ब्रॉगली और बोहर रेडियस के बीच के रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि अगर वेवलेंथ है, ठीक है वेवलेंथ है, अब उसने पूछा कि एन, एक तो वैल्यू में एन की वैल्यू पता होना चाहिए, और ए नोट क्या होता था हमारा, ए नोट ही हमारा होता था बोहर रेडियस, और बोहर रेडियस कितनी होती है, अगर बोहर रेडियस निकाला होगा तो 0.529 ये इसकी वैल्यू होती है। तो मैंने इस बार उसने वैल्यू से पूछा है कि वैल्यू क्या होगा यहाँ, तो यहाँ वैल्यू पुट कर रखा था, एन की वैल्यू 1 दे रखा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए बोल रहा है, मतलब एन की वैल्यू क्या बोल रखा है 1, और यहां से ए नोट की वैल्यू 0.529 पुट किया है और ये रिलेशन हमारा निकल के आ चुका है। आया समझ में, बोलो। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजनिक एटम इक्वल टू 1.5 ए नोट, मतलब लेमडा क्या दे दिया इसने 1.5
पाई ए नोट। इससे पहले भी तो रिलेशन इस पे क्वेश्चन देख ही रखे हो कि लेमडा बराबर क्या रिलेशन था, डी ब्रोगली का बोहर रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, लेमडा बराबर 2 पाई ए नोट एन। और यहाँ उसने एन बाई जेड का वैल्यू पूछ रखा है, पर वहां एक चीज सुनो, हाइड्रोजेनिक एटम के लिए बात कर रखा है। हाइड्रोजेनिक एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। या तो जेड रखो या नहीं रखो, दोनों सेम ही है। अगर बात किया जाए हाइड्रोजेनिक एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होता है। अब यहां से आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, लेमडा का 1.5 पाई ए नोट, यहां से 2 पाई ए नोट और यहां से एन। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो चुका, ए नोट से ए नोट हो चुका, जो एन आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है 1.5 डिवाइड बाई 2, मतलब यहां से कितना आ चुका हमारा 0.75। पर पूछा किसका है, एन बाई जेड। हाइड्रोजेनिक एटम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजेनिक एटम के लिए जेड की वैल्यू तो 1 ही होता है, तो एन बाई जेड का ही लिखो या एन का ही वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एन बाई जेड कितना आ जाएगा हमारा 0.75। जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, वो कौन सा आंसर हो रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है कि 10 ग्राम इन मूविंग विद वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 90%, जबकि अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी कितना है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, परसेंटेज एरर कितना है, यहाँ एरर कितना है, जो एरर गिवन है वो कितना है 95/100, ऐसे निकालते थे। 5% क्या आ रहा है, अब वो 5% अनसर्टेनिटी आ चुका होगा, या तो बढ़ रहा होगा या तो घट रहा होगा। उसने बोल रखा है परसेंटेज एरर जो आ रहा है वो 5% आ रहा है, एरर कितने हैं 5% है। अब यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा वैल्यू आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। सही है, आ रहा है बिल्कुल समझ में। अब क्वेश्चंस यहां आते हैं। अब तुम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या पढ़े होगे, एक फॉर्मूला पढ़ रखे होगे, डेल एक्स एम इंटू डेल्टा बी इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यही पढ़े हो, यही पढ़े हो, बोलो। अब यहां से उसने पूछा क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रखा है डेल्टा एक्स का, मास दे रखा है 10 ग्राम। अब उसको पहले मैं क्या करूं, 10x इक्वल टू एच बाई 4 पाई, बस वैल्यू ही रखना है केवल इसमें, और कुछ करना ही नहीं है, 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। अब यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन को मैं यहां देखता हूं, यहां आ जाओ, डेल एक्स एच कितनी, एच की वैल्यू क्या दे रखी है 6.63 इंटू 10 के पावर -34, समझ में आ रहा है। 4 पाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास, मास कितना दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले में केजी में चेंज करना पड़ेगा, 10 के पावर -3, 10 इंटू 10 के पावर -3, ये किस में चेंज हो चुका हमारा, केजी में, केजी में चेंज हुआ, आ रहा है समझ में। 10 इंटू 10 के पावर -3, ये किस में चेंज हुआ है हमारा, केजी में। और वेलोसिटी कितना आया हमारा 4.5 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा केजी में था, ऊपर में यूनिट जूल सेकंड में है, तो 1 जूल सेकंड इक्वल टू ये यूनिट पड़े होंगे कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, आ रहा है समझ में। अगर ये यूनिट करोगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि पोजीशन तो मीटर में ही आता है, पोजीशंस की वैल्यू हमेशा तो क्या आएगा, मीटर में ही आएगा, पोजीशंस की वैल्यू हमेशा किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। हमें पूछ रखा है 10 के पावर -33 दे रखा है, अब इसे कैलकुलेट करो तुम, अगर इसे कैलकुलेट करोगे, सुन लेना यहां से, 6.63 इंटू 10 के पावर -34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और नीचे यूनिट क्या है हमारा 4 इंटू 3.14 इंटू 10 के पावर 10 इंटू 10 के पावर -3 केजी में है, और मीटर पर सेकंड में है 4.5 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड
मीटर से मीटर, केजी से केजी। यूनिट कितना आ रहा है, मीटर में आ रहा है, और हमें पोजीशंस मीटर में ही आना चाहिए था। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू 1 इंटू 10 के पावर -33 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हाँ तुम्हें कैलकुलेटिव थोड़ा सा ये है, कैलकुलेशन तो इतना आना ही चाहिए। जो आएगी वैल्यू 1 इंटू 10 के पावर -33 है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस। क्यों, आपको सब चीज दे रखा था सबसे पहले कि जो हम मास लेते हैं वो किस में चेंज करना पड़ता है, केजी में, और एक यूनिट पता होना चाहिए कि जूल सेकंड इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये प्रूफ भी करते हैं क्लास में, पर अभी तुम्हें केवल ये याद के टर्म में होना चाहिए, तभी तुम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो, वरना नहीं तुम्हें लगेगा कि नीचे यूनिट कुछ और है, ऊपर यूनिट कुछ और है। तो जूल सेकंड कोई यूनिट है नहीं, एक्चुअल में यही था। तो इसीलिए मैंने मास को किस में लिया, केजी में, ताकि आंसर में भी किस में आ सके, मीटर में आ सके। तो ये हमारा, यही हमारा पोजीशंस होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस है, ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ 9 नंबर क्वेश्चंस आ जाओ, ये भी इजी क्वेश्चंस है। 5 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट और वेवलेंथ दे रखा है, ये क्या है हमारा, लेमडा गिवन है, ठीक है। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, जैसे ही उसने बोला पर सेकेंड, तो जो हमारा पावर गिवन था, ये पावर किस में चेंज हो चुका, ये जो पावर गिवन था वो किसके इक्वल हो गया, एनर्जी का हो गया, क्योंकि जैसे उसने बोला 1 सेकेंड के लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी पावर बाई टाइम, पावर कितना है 50 और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो हम एनर्जी कितना आ गया। पर ये एनर्जी किस में आया है, जूल में आया है, जूल में आया है। और उस तरफ जो हमें एनर्जी, अब उसने पूछा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन फोटॉन्स के लिए क्या फॉर्मूले पढ़े हो तुम एनर्जी का, NSC बाई लेमडा, यही पढ़ते हो। और ये हमारा क्या बताता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स को बताता है। एक फोटॉन्स की अगर एनर्जी की बात करता तो SC बाई लेमडा हो जाता, पर एन फोटोन की बात कर रखा है तो नंबर ऑफ NSC बाई लेमडा हो रखा है। अब आ जाओ एनर्जी, NSC बाई लेमडा नंबर ऑफ फोटॉन्स के बता रहा है। एनर्जी कितना है यहां से 50, यहां से एनर्जी कितना आया 50, और ये जूल में है, इस तरफ देखना n। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि एचसी को कैलकुलेट ना करो, इसीलिए तुम क्या कर सकते हो कि अगर लेमडा नैनोमीटर में दे रखा हो तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1242 और 795 ये लिख सकते हैं हम लोग। पर ये किस में वैल्यू है, ये वैल्यू ही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इस तरफ तुम्हारा वैल्यू किस में है, जूल में है। तो दो यूनिट तो हम नहीं ले सकते ना, अगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लें और इधर जूल ले रहे हैं तब तो हम गलत कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ भी क्या करना पड़ेगा, जूल में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या जानते हो, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है। अब यहां से पहले तुम चेंज करो इसे, 5 इंटू n इंटू 1242 इंटू 795। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं चेंज कर ले रहा हूं जूल में, आ गया ये। अब यहां आ जाओ, ये देखो n हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछ रखा है, तो 50 इंटू 795 समझ में आ रहा है, और डिवाइड बाई 1242 इंटू 1.6, 16 कर दूं मैं, 1.6 है तो 16 कर दे रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -20, तो ऊपर कहां आ चुका हमारा 10 के पावर 20, ये इक्वल टू n है। ये हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रखा था, नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछ रखा था। अगर इसे तुम कैलकुलेट करोगे, अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 के अराउंड आएगा, अप्रोक्स 2 की वैल्यू आएगी, 2 इंटू 10 के पावर 22, और यही वैल्यू हमें पूछ रखा था, देख लेना है x की वैल्यू ही पूछ रखा है। इसने क्या किया, बस नंबर, एक फॉर्मूला था, पहले उसने पावर में दिया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर जो फॉर्मूला जानते थे कि n फोटॉन्स के लिए अगर हम बात किया जाए तो एनर्जी इक्वल टू NSC, प्लैंक्स कांस्टेंट पे ये क्वेश्चन था, इक्वल टू NSC बाय लेमडा। बस एक चीज इसमें चेंज करना था कि यहां हम जो फॉर्मूला 1242 यूज कर रहे हैं वो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, पर हमें आना किस में है, चेंज किस में करना है, क्योंकि इस तरफ तो 50 तुम्हारा जूल में है,
तो ये भी किस में चेंज करना पड़ेगा, जूल में चेंज करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू 2। आ रहा है समझ में? तो इसका आंसर जो है वो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में देखो 10th लास्ट क्वेश्चन है। अब ये सुनो, अच्छा 16 सा क्वेश्चन था ये। ए प्रोटॉन एंड लिथियम ऑफ न्यूक्लियस आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। ये पहला टर्म था कि पोटेंशियल से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेम पोटेंशियल इफ लैम्डा एल and lambda of proton denote the de Broglie wavelength, lithium 3 plus of proton respectively, then the value of lambda li और lambda of protons की पूछ रखा है कि वैल्यू क्या होगा, दोनों का रेशियो की वैल्यू पूछ रखा है, lambda लिथियम का और lambda प्रोटॉन्स का। अब आ जाओ, रेशियो से ही चलता हूं मैं। अब उसने पोटेंशियल की बात की है तो एक इंफॉर्मेशन तो उसने दे दिया कि पोटेंशियल किस में आता था, काइनेटिक एनर्जी, मतलब लेमडा का रिलेशन किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी में। तो Li3 प्लस लेमडा प्रोटॉन्स। यहां से आ जाओ H/2m काइनेटिक एनर्जी, ये किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, लिथियम के लिए, और H/2m काइनेटिक एनर्जी ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन के लिए। यही रेशियो पूछ रखा है। अब पर एक चीज तुम जानते हो, यहां से एक चीज तो जानते हो तुम कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल इनटू पोटेंशियल, यही होता है। वी पोटेंशियल की बात कर रहा है, ये तुम जानते हो। अब उसने बोला है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। आ रहा है समझ में? दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। पहले इसमें जो कांस्टेंट है उसे कट कर लेते, एच से एच कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो बच किसका गया है, यहां आ जाओ, जो बचा है वो यहां देखो, यहां से हम लोग एम एल आई और प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, H बाई, ठीक है। यहां से क्या आ चुका हमारा, ये क्या गया होगा, प्रोटॉन्स वाला काइनेटिक एनर्जी कहां हो गया होगा, ऊपर। तो यहां से एम ऑफ प्रोटॉन्स इंटू काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं Q इंटू वी पोटेंशियल के टर्म में लिख दूं, पोटेंशियल के टर्म में लिख दूं, तो यहां से Q इंटू वी। अब यहां से आ जाओ, मास ऑफ, ये किसका निकाल के लाए हो तुम, ये तो तुम्हारा प्रोटॉन्स के लिए था, Q ऑफ प्रोटॉन। लिथियम के लिए क्या है तुम्हारा, ये बचा हुआ है, लिथियम के लिए यही बचा हुआ है। तो यहां से आ जाओ, एम ऑफ किसका है, ये लिथियम के लिए, Li3 प्लस के लिए, और Q Li3 प्लस आयन के लिए, और Q भी हमारा क्या है, Li3 प्लस आयन के लिए, और हमारा इसका पोटेंशियल V ऑफ लिथियम और V ऑफ फोटॉन्स। क्या दोनों का पोटेंशियल सेम दे रखा है, क्या सेम पोटेंशियल है दोनों का, पोटेंशियल दोनों का सेम है, पोटेंशियल दोनों का सेम है। तो ये क्या हो चुका हमारा, कैंसिल आउट हो चुका, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब यहां से आ जाओ, लेमडा एल आई लेमडा ऑफ फोटॉन्स, बचा कितना। अब एक चीज, ये कैसे हम चेंज करें, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन्स में। अब तुम देखो यहां से मास ऑफ प्रोटॉन और यहां से Q ऑफ प्रोटॉन। एक चीज बताओ, लिथियम 3 प्लस में कितने प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, क्योंकि जो मास नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, वही हमारा क्या होता है। अब यहां से सुनो, पहले यहां प्रोटॉन्स कितने हो चुके हैं हमारे, 7, और किसको मल्टीप्लाई कर दूं, मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितने थे, 3, तो 3 इंटू Q ऑफ प्रोटॉन, यही होगा, यही होगा। ये मास ऑफ प्रोटॉन से प्रोटॉन, Q से Q, ये कैंसिल आउट हो चुका है। यहां से जो वैल्यू आई हमारा MI/Li और प्रोटॉन्स का 1/√21 आ रहा है। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे 1/√21 का, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.218 के राउंड में आएगा। पर हमें क्या पूछ रखा है, 10 के पावर -1 में, और नियरेस्ट इंटीजर भी लिख रखा है। तो जो वैल्यू आएगी वो तो वैल्यू आएगी 2.18 के राउंड में, पर हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट इंटीजर के लिए 2 इंटू 10 के पावर -1 लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू वैल्यू आएगी 2.18, पर नियरेस्ट इंटीजर लिखने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 2। तो नियरेस्ट इंटीजर 2 इंटू 10 के पावर -, तो इसे कैलकुलेट करना था और समझना था कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
ये लो क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,